गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरे के बारे में। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया था आपको जो मैंने, कि सरफेस है, सरफेस बच्चों अपन फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, सरफेस पे फोटॉन्स फॉल करते हैं। ठीक है, और उससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। सरफेस पे फोटॉन्स फॉल करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ठीक है, अब जो जो अपन आज पढ़ेंगे एक्सरे, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक्सरे के अंदर यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फॉल करेंगे सरफेस पे, और सरफेस से फोटॉन्स का इमिशन होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो फोटॉन्स आए थे, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सरफेस से क्या निकलेंगे, फोटॉन्स। ठीक है, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस है एक्सरे। तो जो एक्सरे में एक्सरे को जो डिस्कवर किया था, एक्सरे को रोंजन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए अपन एक्सरे को रोंजन रे भी कहते हैं। ठीक है, रोंजन रे। इसके अंदर क्या होता है, जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, या कहते हैं कैथोड रेज, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन बीम को बोलते हैं। हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज मींस इलेक्ट्रॉन बीम जो सरफेस से फॉल होती हैं, तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सरफेस से फोटॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सरे इमिशन। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो जो जेड है, ये सरफेस है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब जहाँ इसमें एटम्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर जेड हाई होना चाहिए। तभी यहाँ से जो फोटॉन्स इमिट होंगे, उनकी जो एनर्जी है सफिशिएंट हाई एनर्जी होगी, मिस एक्सरे रीजन में लाई करेगी। क्योंकि एक्सरे बच्चों ऐसे फोटॉन्स होते हैं एक्सरे, इनकी एनर्जी वेरी हाई होती है। वेरी हाई एनर्जेटिक एक्सरे आपको तभी मिल पाएंगी जब जेड भी क्या होना चाहिए, उसका सफिशिएंट हाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज इस पे फॉल करेंगे, किस पे, जिसका जेड वेरी हाई है इस टारगेट सरफेस पे। तो इस टारगेट का जेड वेरी हाई होना चाहिए, तो इससे एक्सरे इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सरे फोटॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये सारा एक्सपेरिमेंट हम एक ट्यूब के अंदर करते हैं, जिसे बोलते हैं कुलीज ट्यूब। तो कुलीज ट्यूब के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो तो आपको समझाऊं डायग्राम में, वैसे मॉडल के अंदर दे रखा है, मतलब इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए एक ट्यूब है ये। ठीक है, कुलीज ट्यूब यहाँ पे इसके अंदर शो कर रखी है, कुलीज ट्यूब, ये इस तरह से कुलीज ट्यूब है बच्चों। इसमें एक कैथोड, यहाँ पे कैथोड है और ये एनोड है, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, यहाँ से हम कैथोड पे देखिए, ये कैथोड है, कैथोड बच्चों हम यहाँ पे देखो, इस पे हमने ये अप्लाई कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं इसको इस तरह से, ये हमने एनोड से कनेक्ट कर दिया है, ये कैथोड एंड ये एनोड। ये तो कौन है बच्चों, कैथोड, और ये एनोड है, कैथोड एंड एनोड। अब बेटा यहाँ पे देखिए, इसके लिए यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज वी अप्लाई किया है, और इस पर हम यहाँ पे फिलामेंट की हेल्प से गर्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ बच्चों ये फिलामेंट करंट इसमें मैंने फ्लो करी आई एफ। क्या होगा देखिए बच्चों, इससे हम यहाँ पे इसको गर्म करंट फ्लो करेंगे, ये फिलामेंट गर्म हो जाएगा, गर्म होने से कैथोड को गर्म करेगा, यहाँ से इस पर हीटिंग होगी, कैथोड की हीटिंग होगी, कैथोड की हीटिंग होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम थर्मोआयनिक इमिशन। ठीक है, थर्मोआयनिक इमिशन ये समझाया था आपको मैंने, कल परसों समझा था अपने थर्मोआयनिक इमिशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो गया। ये क्या बन गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम या हम कह सकते हैं कैथोड रेज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे फॉल हो रही है इस सरफेस पे। अब बच्चों यहाँ पे हम ये वोल्टेज क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनकी एनर्जी वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है बेटा, वेरी स्मॉल, ई इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्मॉल एनर्जी होती है, स्मॉल एनर्जी। और जब यहाँ पे टकराते हैं, ये यहाँ पे पहुंचने पर इनकी ई क्या बन जाती है, वेरी हाई, हाई एनर्जी से यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, वेरी हाई, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे चार्ज को ना इलेक्ट्रॉन ई, यहाँ पे वोल्टेज भी अप्लाई किया है, तो यहाँ पहुंचने पर जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या बनता है, क्यू इंटू वी। तो क्यू इंटू वी से अपन समझते हैं यहाँ पे वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, और फिर यहाँ से स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से एक्सरे का इमिशन स्टार्ट हो जाता है, एक्सरे फोटॉन्स। यहाँ से बच्चों एक्सरे फोटॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों ये टारगेट है एटम, ये क्या बच्चों, एनोड है, ये एनोड के लिए या टारगेट के लिए एक ही बात है, टारगेट। इसको हम कभी कोई टारगेट ही बोलते हैं। ठीक है, एनोड को ही टारगेट कहते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये काफी गर्म हो जाता है ये एनोड। ठीक है, गर्म हो जाता है क्योंकि इसकी भी एफिशिएंसी बच्चों 1% ही होती है, लगभग 1%। मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो 99% एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस होती है, ओनली 1% एनर्जी यहाँ पे इसमें फोटॉन्स इमिशन में काम आ रही है। तो ये काफी गर्म हो जाता है, इसको ठंडा करने के लिए चाहे पीछे कूलेंट लगाया जाता है, कूलेंट है ये। ठीक है, इस एनोड को कूल करने के लिए यहाँ पे कूलेंट का यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पे हीट बन रही है उससे थोड़ा कूल होते रहिए।
ठीक है, वो चीज़ यहाँ समझाई गई है, इसके अंदर कूलेंट का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो इसमें ये चीज़ समझाई गई कि यहाँ से इस तरह से क्या इमिट हो रहा है, एक्सरे फोटोन। ठीक है, एक्सरे फोटॉन्स यहाँ पे इमिट हुए हैं, एक्सरे फोटॉन्स, तो इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। पूरी क्या है, कुलिस ट्यूब है, कुलिस ट्यूब। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे समझा रखा है इसमें एस पी हियर एफिशिएंसी इज नियरली 1%। ठीक है, 1% मतलब 99% एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। अब इट्स प्रोडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक की जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, उससे फोटोन निकल रहे हैं, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन फॉल्स हुए थे, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट, इस टारगेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। पहला बताया आपको जेड इक्वल टू हाई होना चाहिए, क्योंकि जेड इक्वल टू हाई होगा तो हाईली एनर्जी के यहाँ पे एक्सरे फोटॉन्स इमिट होंगे। दूसरा बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चों इसमें यहाँ पे 99% हीट, तो यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, अदर वरना तो ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई। फिर बच्चों इसमें हाईली थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वेरी हाई स्पीड से टकराते हैं, हाई स्पीड टकराते हैं, टूट जाएगा वरना ये, तो उसकी कंडक्ट मतलब यहाँ पे कैपेसिटी मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। और बच्चों इसमें भी हाईली थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और कूलेंट हमने कहाँ लिखा है, बैक साइड में, कूलेंट तो बैक साइड में, हीट हो रही है लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस मान लो, शीट की थिकनेस ये थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है एनोड की, तो हीट यहाँ प्रोड्यूस हुई है, वो इमीडिएटली अंदर से होती हुई ये मतलब लेफ्ट साइड से राइट सरफेस पे यहाँ पे कंटिन्यू हीट फ्लो होनी चाहिए। जितनी हाई कंडक्टिविटी होगी उतनी जल्दी हीट यहाँ पे सेकंड सरफेस मतलब टुवर्ड्स राइट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी और जल्दी ठंडा होता जाएगा ये। वरना अगर इसकी कंडक्टिविटी लो हुई तो लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, राइट साइड से कूल हो नहीं पाएगा, तो ये मेल्ट हो जाएगा ये। इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी हाई होनी चाहिए, ताकि फटाफट हीट को अपन आगे कूलेंट तक ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे फर्स्ट में किया गया बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट। ठीक है बच्चों, मतलब फोटोन की फॉर्म में ये, मतलब जो एक्सरे फोटोन्स की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे लाइट वेव हो गई, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव, गामा रेज, ठीक है, यूवी रेज, इंफ्रारेड वेव, ऐसे एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सारी लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। जैसे लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो पीछे शेडो बनती है ना, ऐसे एक्सरे के रास्ते में कोई अपन हाईली डेंसिटी कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे कैल्शियम, ऐसे कोई हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो बैक साइड में उसकी शेडो बनेगी। फिर बच्चों एनर्जी ई पी एच इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, या कहते हैं 12400 अपॉन लेमडा, क्यों ये फोटोन की तरह ही है बच्चों। लाइट एनर्जी जैसे लाइट वेव होती है उसके फोटोन होते हैं, ऐसे एक्सरे के भी फोटोन होते हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर सकते हैं जो लाइट के लिए अपन ने यूज किया था, एच सी अपॉन लेमडा के लें या एच न्यू के दें या 12400 अपॉन लेमडा। ठीक है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, जैसे लाइट फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होता, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, अब बच्चों इसमें आयोनेशन पावर एंड पेंट्रेशन पावर रिप्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो जितनी हाईली एनर्जी है उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी हाई होगी। मतलब समझो अगर लेमडा स्मॉल है, लेमडा स्मॉल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई, एनर्जी हाई होगी तो पेनिट्रेशन पावर भी हाई होगी। मतलब कि सरफेस पे अंदर सरफेस पे फॉल हो रही है तो ज़्यादा डेप्थ तक अंदर पेनिट्रेट करेगी, ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, मतलब वेवलेंथ स्मॉल है तो एनर्जी हाई, एनर्जी हाई मतलब एक्स ई फोटोन हाई, फोटोन एनर्जी हाई है तो पेनिट्रेशन भी हाई होगी, तो बच्चों आयोनाइजेशन पावर स्मॉल होगी, क्योंकि आयोनेशन पावर एंड पेनिट्रेशन पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर बच्चों पेनिट्रेशन पावर हाई है तो आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, फिर बच्चों इन कूलिस ट्यूब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस एक्सरे फोटोन में दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो है फ्रीक्वेंसी एंड है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एंड इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन से 3 हैं 4 हैं या 5 हैं, कितने फोटोन यहाँ से मीट हो रहे हैं, वो इंटेंसिटी हो गई। एंड फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रही है, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें, ठीक है, इफ वी इंक्रीज मतलब वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज, ई इंक्रीज, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब काइनेटिक इंक्रीज होगी तो इससे ई फोटोन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, कि जितनी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उतनी हाई एनर्जी के यहाँ से फोटोन भी इमिट होते हैं। ठीक है, ई फोटोन इंक्रीज। अब बच्चों ई फोटोन इंक्रीज है तो वेवलेंथ क्या होगी बच्चों यहाँ पे, डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब आपको फोटोन की वेवलेंथ मतलब एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ को आपको कंट्रोल करना है तो हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज से।
जितना हाई वोल्टेज यूज करेंगे उतनी स्मॉल वेवलेंथ के फोटॉन्स हमें यहाँ पे ऑप्टेन हो रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर अपन देखें फिलामेंट करंट आई एफ, इफ आई एफ इंक्रीज, फिलामेंट करंट इंक्रीज, ये रही फिलामेंट करंट को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे हीट इंक्रीज होगी, ठीक है। हीट इंक्रीज होगी तो हीट इंक्रीज होने पे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ टकराएंगे, फिर ज़्यादा फोटॉन्स यहाँ से इमिट होंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट इंक्रीज होंगे, ज़्यादा फोटॉन्स इमिट होंगे और ज़्यादा फोटॉन्स इमिट होंगे मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इंटेंसिटी किससे कंट्रोल होती है? फिलामेंट करंट से। एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ किससे कंट्रोल हो रही है? वोल्टेज से। तो हमेशा ध्यान रखो वोल्टेज को कम ज़्यादा करके अपन यहाँ से इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बच्चों यहाँ पे फिलामेंट करंट को कम ज़्यादा करके हम यहाँ पे इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दो तरह के एक्सरे, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे मतलब जिसकी एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई मीन्स स्मॉल वेवलेंथ। तो चो हार्ड एक्सरे के लिए लैम्डा होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक, एंड सॉफ्ट एक्सरे के लिए मतलब सॉफ्ट मतलब लो एनर्जी, ठीक है, इसके लिए लैम्डा 10 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरे का यूज अपन किस लिए करते हैं बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मीन्स इसमें जैसे कि जो कैंसर में इसका यूज होता है, कैंसर की जो एक तरह से मतलब जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं, हमारी बॉडी में कहीं स्टोन की प्रेजेंस है, ठीक है, जो पथरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाती है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, उसको पता करने के लिए, किडनी स्टोन्स को पता करने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। या किसी बोन्स में कहीं ब्रेकेज है तो बोन्स को ब्रेकेज पता करने के लिए हम एक्सरे यूज करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी एक्सरे यूज करते हैं? सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। एंड हार्ड एक्सरे का बच्चों यूज होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब FCC BCC जो स्ट्रक्चर ना, उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम हार्ड एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक है। और बच्चों फिर यहाँ पे लेड इज बेस्ट ऑब्जर्व एक्सरे, ठीक है। लेड क्या बेस्ट ऑब्जर्वर होता है इसका एक्सरे का। कैन नॉट यूज इन राडार बिकॉज एक्सरे विल ऑब्जर्व बाय टारगेट नॉट बी रिफ्लेक्ट, मतलब राडार में यूज नहीं कर सकते इसका, कि जब ये एक्सरे किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेंगी तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जैसे मान लो कोई बच्चों एरोप्लेन मूव कर रहा है, उससे अपन एक्सरे सेंड करेंगे तो एरोप्लेन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम उसको फिर उसकी पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है, पोजीशन क्या है, मतलब राडार में इसका यूज नहीं करते अपन, ठीक है। यहाँ तक जो ये अपन ने पढ़ लिया इसके अंदर प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब बच्चों एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करें, ठीक है। क्या होता है एक्सरे स्पेक्ट्रम? तो देखिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। और बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे जो एक्सरे यहाँ पे जो इमिट हो रही हैं, ठीक है, कुलिस ट्यूब से जो एक्सरे फोटॉन्स जो इमिट हुए हैं, ठीक है, किस किस नेचर के फोटॉन्स यहाँ पे इमिट होते हैं और उनका इमिशन होने का कॉज क्या है, उसी के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, मीन्स एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको समझाया था मैंने कि कुलिस ट्यूब में अपन ने क्या देखा था बेटा? कुलिस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम कंटिन्यू मूव करती टारगेट पे स्ट्राइक करती है और वहाँ से एक्सरे फोटॉन्स इमिट हो रहे होते हैं। उसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है? तो यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं, एक, ठीक है, टारगेट एटम से एक्सरे के इमिशन के दो कॉज हो सकते हैं। एक कॉज तो ये है कि बच्चों जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है कैथोड रे, वो उसको सामने जो टारगेट है, टारगेट के एटम, टारगेट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन करे, ठीक है, न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। उससे क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जो एनर्जी लॉस हुई है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इंट्रैक्शन किससे किया? उसने न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और वही एनर्जी अपीयर होती है किसकी फॉर्म में? एक्सरे इमिशन की फॉर्म में अपीयर हो रही होती है। आई बात समझ में? तो इसे तो हम बोलते हैं बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। मींस यहाँ पे इंट्रैक्शन किसके साथ हुआ है? न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। सेकेंड कंडीशन है कि जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है, कमिंग इलेक्ट्रॉन सीधा एटम, जो टारगेट एटम है उसके सीधे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करे। अब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन, उसके पास आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहर निकाल देगा, ठीक है। और वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन थी वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब उस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर वाली जो ऑर्बिट्स हैं, हायर एनर्जी लेवल, वहाँ से मैनी ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्रांजिशन स्टार्ट होने की वजह से यहाँ बच्चों जो अब यहाँ पे एक्सरे स्पेक्ट्रम जो मीट होगा उसे बोलते हैं हम
यहाँ पे एक तरह से लाइन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम पर बात कर सकते हैं, ठीक है। आईओएसओ में तो दो टाइप से पॉसिबल है एक्स स्पेक्ट्रम, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में तो क्या बच्चों, किससे इंटरेक्शन होता है, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है कमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेकंड केस में कमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके उसको बाहर निकालता है, और बाहर निकल जाने पे वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको फिल करने के लिए ऊपर से नीचे जंपिंग स्टार्ट हो जाती है। और अपन जानते हैं जब भी किसी एटम में हायर एनर्जी लेवल से किसी लो एनर्जी लेवल में जंपिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, इमिशन की फॉर्म में, मतलब एनर्जी जो रेडिएशन है फोटोन की फॉर्म में रेडिएशंस इमिट होते हैं, और वही रेडिएशंस कौन से होते हैं, एक्स रेडिएशंस, ठीक है। तो वही चीज अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए एक्सरे स्पेक्ट्रम, तो बच्चों फर्स्ट तो यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको बताया मैंने इस टाइप बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड अपन जानते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होते हैं इसके अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये कमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें इस तरह से आ रहा है कमिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इसने इस न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन किया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, ई इंटू वी के इक्वल। अब बताया था मैंने जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गन नहीं बोलेंगे, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है जो एनोड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो एनोड पे स्ट्राइक करते टाइम उसकी जो एनर्जी होती है ई इंटू वी होती है, वेयर वी इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो ई इंटू वी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ई इंटू वी, या इसको कहते हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब तो यहाँ से इसने इंट्रैक्शन किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, अदर इलेक्ट्रॉन से हम मूव कर रहे हैं, इसने कमिंग इलेक्ट्रॉन ने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक नहीं किया, ओनली कहाँ पे, यहाँ इसमें केवल न्यूक्लियस से इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, न्यूक्लियस से इसने इंट्रैक्शन किया और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बताइए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी मान लो डिक्रीज हो गई के ई फाइनल इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ठीक है। अब जो यहाँ पे एनर्जी में लॉस हुआ है, यही लॉस बच्चों यहाँ पे इसमें फोटोन की फॉर्म में एक्सरे इमिशन होता है, में जितना यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है, उतनी एनर्जी का यहाँ पे एक्सरे फोटोन इमिट होता है, ठीक है, ईपीएच। तो यहाँ पे इस फोटोन की जो एनर्जी है एक्सरे फोटोन, ठीक है, कौन सा फोटोन बच्चों है, एक्सरे फोटोन, इसको एक्स फोटोन बोलते चाहे तो एक्स फोटोन है, इसकी जो एनर्जी होगी ये किसके इक्वल होगी, डेल्टा के ई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है डेल्टा के ई के इक्वल होती है, जो के ई में लॉस हुआ है, ठीक है, डेल्टा के ई ना बोल के चलो के ई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ है, इस काइनेटिक एनर्जी लॉस के इक्वल ही वहाँ पे फोटोन एक इमिट होता है, ठीक है, ईपीएच। तो यहाँ से बच्चों ईपीएच इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं ईपीएच इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे ईपीएच इक्वल टू बताया मैंने के ई लॉस के इक्वल है, मीन्स के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। तो बेटा के ई इनिशियल तो यहाँ पे कौन है, ईवी, एंड के ई फाइनल की वैल्यू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह अपन देखते हैं इस फोटोन यहाँ से। अब इस फोटोन को आप चाहें तो एच सी अपॉन लेमडा या एच न्यू भी अपन लिखते हैं, ये ई फोटोन है, इसको चाहो तो अपन लिख लें एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा और एच न्यू, ठीक है, ये अपन समझ सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो इस केस में अगर देखो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो कितना भी हो सकता है लॉस, जैसे मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, एंड फाइनल रहेगी मान लो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लॉस कितना हो गया 40 का, ठीक है। ऐसे मान लो अगर फाइनल वैल्यू रह जाती ओनली 25 रह जाती तो लॉस कितना होता 25 का। फाइनल वैल्यू अगर मान लो 0 हो जाए, बिल्कुल लॉस हो जाए, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू बिल्कुल 0 रह जाए तो लॉस कितना हो गया, पूरा 50 का 50 लॉस हो गया है। मतलब बच्चों जब यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो गई है, मींस कंप्लीट एनर्जी लॉस हो गई है, तो उस टाइम पे जो फोटोन इमिट हुआ है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर फाइनल वैल्यू 0 हो गई है इसका मतलब लॉस मैक्सिमम हुआ है, तो यहाँ पे उस केस में इमिटेड फोटोन की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या आएगी बच्चों, मिनिमम, क्योंकि हम देख रहे हैं एनर्जी एंड लेमडा में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखिए इफ वी फाइनल इज इक्वल टू 0, वी फाइनल इज इक्वल टू 0, तो उस केस में आप देखते हैं यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा कितना रहा बेटा, ई इंटू वी के इक्वल, ई इंटू वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि मैक्सिमम बनेगी मैक्सिमम, ठीक है, इसलिए बेटा यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे लेमडा क्या आएगा, मिनिमम। लेमडा इस केस में मिनिमम आपको ऑप्शन होगा, तो यहाँ से लेमडा मीन अगर अपन फाइंड करें, लेमडा मीन इज इक्वल टू तो एच सी अपॉन ई वी,
लैम्डा मीन इज इक्वल टू एस सी अपॉन ई वी, ठीक है, ये बनता है रिजल्ट, लैम्डा मीन इज इक्वल टू एस सी अपॉन ई वी। और इसी को अपन यहाँ पे 1 2 का 4 भी कर सकते हैं, 12400 अपॉन वी। सोचो ये तो यहाँ पे ये सभी डाटा अगर आप एस आई फॉर्म में रखोगे ना, तो यहाँ पे किसमें आएगा बेटा, मीटर की फॉर्म में आएगा, मीटर। और यहाँ पे अगर सभी डाटा एस आई यहाँ फॉर्म में यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे देखो इस जगह यहाँ पे वी को अगर आप वोल्ट में रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से इसमें रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों इस लैम्डा मीन को हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, मिस मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है। इससे बड़ी वेवलेंथ सारी इमिट हो सकती है, बट इससे छोटी वेवलेंथ इमिट नहीं हो सकती, तो हम थ्रीशोल्ड वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो चलो देखो ये थ्रीशोल्ड वेवलेंथ है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली वी पर। लैम्डा मीन इज प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। मिस हम देख रहे हैं नॉट डिपेंड ऑन जेड ऑफ एटम। मिस जो एटम है इसका जेड कितना है डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे हम देखें लैम्डा मीन की वैल्यू में केवल वी आ रहा है। मिस कमिंग इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है ई इंटू वी के अकॉर्डिंग उस वोल्टेज का यूज हुआ है। वी क्या यहाँ पे, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, या कहते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कूलिंग ट्यूब, ठीक है। अब जो यहाँ पे इसमें देखो आपसे कहा मैंने कि एवरी पॉसिबल वेवलेंथ इमिट हो रही है जिसकी वैल्यू लैम्डा मीन से ग्रेटर है। तो यहाँ से अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। इंटेंसिटी का मतलब जो आपसे कहा मैंने मैनी डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे इमिट हो रही हैं, ठीक है। कोई कम नंबर में होगी वेवलेंथ, कोई ज़्यादा नंबर में होगी, मतलब मैनी फोटोन्स इमिट हो रहे हैं। अब कौन से फोटोन कितने कितने अमाउंट में इमिट हो रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स के प्रोपोर्शनल थी इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे हमने कहा लैम्डा मीन से ग्रेटर एवरी पॉसिबल वैल्यू इमिट हो रही है। यहाँ ग्राफ कुछ ऐसा होता है, प्रैक्टिकली मिलता है ग्राफ इस तरह से, लैम्डा मीन से ग्रेटर एवरी पॉसिबल वेवलेंथ यहाँ पे इमिट हो रही होती है। अच्छा अगर यही ग्राफ अगर फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करें तो जो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा, ये फ्रीक्वेंसी बच्चों लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जब लैम्डा मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, और लैम्डा अगर इन्फिनिटी है तो जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो तो यू ग्राफ आएगा इस तरह से, ये लैम्डा, ये बच्चों न्यू मैक्स हो जाएगा, न्यू मैक्स, ठीक है। इस तरह ग्राफ मिलता है इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्लियर। तो बच्चों डिफरेंट पोटेंशियल, यहाँ पे आप देखिए ये लैम्डा मीन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, 1 अपॉन वी पे। तो इसमें अगर बच्चों टू डिफरेंट वोल्टेज पे अपन ग्राफ ड्रॉ करें, मान लो मिल रहा है एट V1 एंड एट V2, ठीक है। एट V1 एंड V2 ये इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ है। तो देखो यहाँ पे ये लैम्डा 1 को शो कर रहा है, ये लैम्डा 2 को। तो यहाँ पे दोनों में से मिनिमम वाला लैम्डा कौन सा है, लैम्डा 1, तो इसलिए V1 यहाँ पे ग्रेटर होगा। तो लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 है, तो दिस इंप्लाइज V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V2। V1 इज ग्रेटर देन V2, ये चीज अपन देखी, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो कुल मिला के यहाँ पे हम देखा बच्चों लैम्डा मीन की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही, जेड ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं कर रही, और ना ही बच्चों डिपेंड कर रही है, एंड नॉट डिपेंड ऑन फिलामेंट करंट, नॉट डिपेंड ऑन फिलामेंट करंट IF, फिलामेंट करंट पे भी इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो चलो देखो इसमें एग्जांपल नंबर 74 है, आपसे कहा है इफ इन कूलिंग ट्यूब फिलामेंट करंट इंक्रीज टू डबल देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ लैम्डा मीन। तो बच्चों फिलामेंट करंट को आप इंक्रीज करोगे तो आपको पहले समझाया था मैंने कि फिलामेंट करंट से क्या चीज कंट्रोल होती है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, मतलब वहां से जो वेवलेंथ इमिट हुई है, मतलब जो फोटोन्स इमिट हुए हैं, कितने नंबर्स में इमिट हुए हैं, वो डिपेंड करती है। यहाँ पे जो लैम्डा मीन की वैल्यू है, लैम्डा मीन की वैल्यू वो डिपेंड नहीं करेगी इंटेंसिटी पे, ठीक है। लैम्डा मीन की वैल्यू यहाँ पे फिलामेंट करंट पे डिपेंड नहीं करेगी, तो लैम्डा मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलामेंट करंट को अगर आप डबल भी करो तो भी लैम्डा मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब सोचो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, तो किस पे फर्क पड़ेगा अगर अपन फिलामेंट करंट को चेंज करेंगे। तो बेटा फिलामेंट करंट को चेंज करने पे देखो इतना सा फर्क पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये ग्राफ ही आ रहा है, फिलामेंट करंट अगर आपने डबल कर दिया, ज़्यादा कर दी, तो ग्राफ फ्री होगा इस तरह से। ये ग्राफ में इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे कहा IF1 है या IF2, तो फिलामेंट करंट को इंक्रीज करेंगे ना, तो यहाँ पे IF1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, IF2। मतलब फिलामेंट करंट को इंक्रीज करने पर यहाँ पे इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, बट लैम्डा मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 75, काफी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 75 देखिए। आपसे कह रहा है कूलिंग ट्यूब है, इस पर हमने 50 किलो वोल्ट अप्लाई कर रखा है वोल्टेज, 50 किलो वोल्ट
फाइंड आउट फ्लोइंग करंट, इसमें सर्किट में 3.2 मिली एम्पियर है। यहाँ बच्चों फ्लोइंग करंट वाला यहाँ पे फिलामेंट करंट नहीं है, ये कौन सी करंट है, कैथोड एनोड के बीच हमने जो वायर कनेक्ट किया है ना बैटरी के थ्रू, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है बैटरी के थ्रू अपन ने एनोड एंड कैथोड में जो वायर कनेक्ट किया, उस वायर में जो फ्लोइंग करंट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अपन जानते हैं करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल होती है। और बच्चों साथ में यहाँ पे कैथोड एंड एनोड है, इनके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, बिल्कुल वैसे जैसे अपन पढ़ते हैं ना कैपेसिटर, कैपेसिटी 2 प्लेट्स होते हैं, उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस डिफरेंस, तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाय जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस डिफरेंस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड आउट एवरी सेकंड नंबर ऑफ रीचिंग इलेक्ट्रॉन एट एनोड, तो हमें बच्चों आई की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो टाइम की इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड बोली है, तो अप्लाई कर दो Q इक्वल टू आई टी, तो Q इक्वल टू आई टी अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर छुपे हुए बेटा, Q के अंदर, कि हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, तो Q को यहाँ पे N इंटू ई रख देंगे, यहाँ से सॉल्व करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ऐसे ही सेकंड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी कर दो, जैसा आप बताया मैंने, जैसे कैपेसिटर में होता है ना वैसे यहाँ पे 2 प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। थर्ड पूछा बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखा था मैंने, जो काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसके इक्वल होती है बेटा, E इंटू वी के इक्वल, तो यहाँ से E इंटू वी के इक्वल करके काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। एंड लेमडा मिन में ये रहा 124 करिए 12400 अपॉन वी वोल्ट, वी को आपको वोल्ट में रखना है, यहाँ पे कितना गिवन है 50 किलो वोल्ट, तो 50,000 रख देंगे, ठीक है 50,000, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.248 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो ये फोटोन इमिट हुआ है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, के ई लॉस के इक्वल, तो जितना यहाँ पे के ई लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी का एक एक्सरे फोटोन इमिट हो रहा होता है, एक ही फोटोन इमिट होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है उतनी एनर्जी का एक फोटोन यहाँ पे इमिट होता है। तो अगला क्वेश्चन उसी बेस्ड है, आपसे कह रहा है एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स 20 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज 20 किलो वोल्ट है तो एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ओके। अब तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लॉस 5% ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है, एंड एक्सरे फोटोन फर्स्ट कोलिजन फाइंड आउट लैम्डा, अरे सीधी सी बात है जितना एनर्जी लॉस हो रहा है वही किसकी होगी, फोटोन की एनर्जी। तो यहाँ पे हम देखें फोटोन एनर्जी क्या होगी बेटा, ई फोटोन इज इक्वल टू कितना हुआ है 5% ऑफ के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 5% मतलब 5/100 टाइम्स ऑफ अपन को कितनी देर की एनर्जी कितनी है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से अपन देखते हैं कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर 100 होगा नीचे 100, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितना है बेटा यहाँ पे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट। अब यहाँ पे 1 2 का 4 कर दोगे तो लैम्डा मिन इज इक्वल टू जाएगा 124, देखो चाहिए एनर्जी आ गई, ठीक है, आपसे बताया यहाँ पे ये फोटोन की एनर्जी आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लैम्डा मिन चाहिए, तो लैम्डा मिन 12400 डिवाइड बाय वोल्टेज की फॉर्म में कर दें, ठीक है, तो वोल्टेज की फॉर्म में कर देंगे, या चलो यहाँ पे दो, एक तो ये फॉर्मूला ऐसे ही, और एक अपन बिल्कुल जो अपन ने पहले पढ़ा था, जब अपन को अगर फोटोन की एनर्जी पता है, आपको अभी चैप्टर स्टार्ट किया उस टाइम समझाया था मैंने, एक्सरे भी एक फोटोन ही होता है, उसके लिए अपन को अपन वेवलेंथ गिवन है और हमें एनर्जी फाइंड करनी है, या एनर्जी गिवन है वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो 1 2 का 4 कर सकते हैं, तो 12400 अपॉन EPH कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 12400, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, कितना जाएगा 1000 डिवाइड कर दो तो जाएगा 12.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा रिजल्ट, ऐसे अपन ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो टिपिकल कोई भी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर नहीं देख लिया, मतलब कुल मिलाकर बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस केस में इंट्रैक्शन किससे हो रहा है बेटा, न्यूक्लियस से, और यहाँ से जो एनर्जी लॉस हुई है वही फोटोन की फॉर्म में इमिट हो रही है। अब यहाँ पे लॉस कितना भी हो सकता है, 0 से लेकर पूरा लॉस कितना भी हो सकता है, तो 0 से लेकर मीन्स हो सकता है यहाँ पे पूरा के ई इनिशियल वैल्यू ये हो और यहाँ से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन कोई भी लॉस नहीं हो सकता है बिल्कुल विदाउट लॉस भी निकल सकता है, तो उस केस में एक्सरे फोटोन इमिट ही नहीं होगा, या कहते हैं इमिट होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी 0, यूं मान सकते हैं। तो कह सकते हैं जो इमिटेड फोटोन की एनर्जी है वो 0 से लेकर EV के इक्वल कुछ भी हो सकती है एनर्जी, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा मिन से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है लैम्डा मिन की वैल्यू, मतलब लैम्डा टोटल लैम्डा की वैल्यू।
इसी वजह से बच्चों एक्सरसाइज 10 में ये 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको कर लेना ये एक्सरसाइज 10 में। अब देखो ये तो बताया आपको मैंने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब देखें नेक्स्ट अपन कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है वो सीधा किससे इंटरेक्शन करता है, कमिंग यहाँ पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, जिससे क्या होगा बच्चों, उसकी एनर्जी जो लॉस होगी सीधा एक्स से फोटोन की फॉर्म में। यहाँ पे जो समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कमिंग इलेक्ट्रॉन सीधा एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा और उसको बाहर निकाल देगा अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट हाई एनर्जी है तो। और वहाँ पे फिर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से जंपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बच्चों क्या कह रहा हूँ देखिए इधर इस तरह से, यहाँ पे यहाँ बच्चों यहाँ वाले इस तरह से ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन देखें। अब यहाँ कमिंग इलेक्ट्रॉन मान लो इससे सीधा यहाँ पे स्ट्राइक किया इसने, इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ से स्ट्राइक किया, ठीक है, इसको स्ट्राइक करके इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया इस जगह से, बिल्कुल ही ये तो बाहर निकल गया और ये खुद भी बाहर आ गया इस तरह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, और एक कमिंग इलेक्ट्रॉन है, कमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से होता हुआ ये इधर चला गया कमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब बच्चों इसमें यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है, अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर जो ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसी ट्रांजिशन में यहाँ पे जो एक्सरे फोटोन इमिट हुए, देखो एक्सरे फोटोन यहाँ से इमिट होता है ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। अब जितने यहाँ पे ट्रांजिशन होंगे ना उतने एक्सरे फोटोन इमिट होंगे। जैसे बच्चों समझो यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ से बाहर निकाल दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिया, अब इसके बाद सेकंड ऑर्बिट भी अवेलेबल है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और मान लो फोर्थ के अंदर भी हैं, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो सेकंड से भी जंपिंग आ सकती है फर्स्ट में, थर्ड से भी आ सकती है जंपिंग, फोर्थ से भी आ सकती है, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जंप करेगा। और आप जानते हो जहाँ पे जंपिंग होती है उतनी ही एनर्जी डिफरेंस के इक्वल वहाँ से एक फोटोन इमिट होता है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि बच्चों यहाँ पे इस तरह से इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो वेवलेंथ इमिट हो रही है, फोटोन्स जो इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। जैसे बताया आपको सेकंड से 1 में जंपिंग हुई है तो सेकंड एंड 1 का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। अगर मान लो 4 से 3 में जंपिंग हुई है तो उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, या 3 से 1 में जंपिंग हुई है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है समझे, यहाँ पे केवल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले फोटोन, या कहते हैं फिक्स्ड वेवलेंथ वाले फोटोन ही यहाँ पे इमिट हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। बट इससे पहले अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हुई थी वो कितनी भी हो सकती थी, 0 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो वहाँ पे तो एवरी पॉसिबल एनर्जी के फोटोन इमिट हो रहे थे, मीन्स एवरी पॉसिबल वेवलेंथ आपको ऑब्टेन हो रही थी जिसकी वैल्यू लैम्डा मीन से ग्रेटर थी, ठीक है। बट यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इमिट होंगी, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखो इसके अंदर समझा रखा है, इसके अंदर व्हेन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट एटम emits out this electron from orbit, vacancy will produce there. Now to fill this vacancy, transition of electron starts from higher energy level toward this energy level. Due to transition of electron, collection of emitted lambda of photons is called characteristic spectrum of or line spectrum. आई बस में, तो जितने पॉसिबल वेवलेंथ यहाँ पे मीट होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, इसमें यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट को अपन यहाँ पे के, सेकंड को एल, फिर एम, इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के नेम असाइन करते हैं, के एल एम एन ओ, इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल वैसे जो वहाँ पे बच्चों लाइमन बामर पाशन सीरीज वगैरह अपने पढ़ी थी ना, ऐसे यहाँ पे के एल, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज ही आएंगी, ठीक है। मतलब बच्चों देखो जो अपने लाइमन सीरीज पढ़ी है, याद करो पहले लाइमन सीरीज पढ़ी थी एटॉमिक मॉडल में, बोर मॉडल में, इलेक्ट्रॉन अगर 1 में जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट जंप कर रहा है ऊपर कहीं से भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ से क्या बोलेंगे बच्चों, के सीरीज, ठीक है, सॉरी, के सीरीज। और अगर जंपिंग सेकंड ऑर्बिट में हुई है, वहां बोला था अपन ने बामर सीरीज, ठीक है, लाइमन के बाद बामर सीरीज, यहाँ बोलेंगे उसको एल सीरीज, जंपिंग एल सेकंड में हो रही तो एल सीरीज। ऐसी बिल्कुल वही चीज़ है, ज़्यादा मतलब केवल नाम अपन ने यहाँ पे के एल सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज रख दिया है, जो पे लाइमन बामर पाशन बोलते थे, ठीक है। अब देखो इन दिस स्पेक्ट्रम एनर्जी ऑफ फोटोन, अभी आप समझा जंपिंग हो रही है तो इसमें यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, जहाँ पे जंपिंग हुई उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, या कहते हैं एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या कहते हैं और एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू इज इक्वल टू क्या होगी, जहाँ पे जंपिंग हुई है ई एन टू माइनस ई एन वन, ई एन टू माइनस ई एन वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे
फोटॉन्स इमिट होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमें नेट ग्राफ मिलता है, देखिए नेट ग्राफ ये मिलता है आई वर्सेस लैम्डा, जो ग्राफ नेट हो गया था आई वर्सेस लैम्डा ग्राफ। ठीक है, ये नेट ग्राफ है, ये नेट ग्राफ। नेट ग्राफ में कंप्लीट स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आप समझें, ये ग्राफ तो थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने, एक्स्ट्रा था ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ग्राफ, जिसमें लैम्डा मीन से बड़ी एवरी पॉसिबल वेवलेंथ आपको ऑब्टेन हुई थी। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए ये वेवलेंथ ऐसी है, ये वाली वेवलेंथ जहाँ मैंने पॉइंट मार्क किया है, ये यहाँ भी इमिट हो रही है। कंटिन्यूस में तो है ही सही, कंटिन्यूस में तो है ही सही, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम के अंदर भी ये वेवलेंथ ऑब्टेन हो रही है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है बच्चों यहाँ पे यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ ना होके कुछ यहाँ आएगा इस जगह। ठीक है, यहाँ पे आएगा इस जगह पॉइंट, जैसे मान लो सपोज ये लैम्डा वर्सेस आई की बात कर रहे हैं, तो ये वेवलेंथ ऐसी थी जो कंटिन्यूस में इसकी इंटेंसिटी मान लो 5 थी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में इस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी थी, इंटेंसिटी 5, लेकिन मान लो 3 एक्स्ट्रा नंबर्स में यहाँ पे यहाँ भी ऑप्टेन हो रहे हैं कौन, लैम्डा 1। लैम्डा 1 बच्चों यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम के अंदर भी 3 नंबर्स एक्स्ट्रा ऑप्टेन हो रहे हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 8 पे। ठीक है, 5 तो कंटिन्यूस की फॉर्म में था और 3 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, किसमें, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम के अंदर भी ये वेवलेंथ ऑप्टेन हो रही होगी। ठीक है, तो उस केस में इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ पहुंच गया, इस जगह। तो यहाँ पे इस जगह ये मिलेगा ग्राफ इस तरह से। क्लियर, ऐसे बच्चों ये कुछ वेवलेंथ, जैसे मान लो एक लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 2 है, ये वैल्यू पहले कंटिन्यूस में इसका अमाउंट इतना था, मान लो 6 था। ठीक है, अब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा अमाउंट ऑप्टेन हो रहा है इसके अंदर, कंटिन्यू इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 एक्स्ट्रा अमाउंट ऑप्टेन हुआ है। 6 पहले से था, 4 एक्स्ट्रा, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। ठीक है, 6 and 4 10, तो ये पॉइंट को यहाँ पहुंच जाएगा इस जगह 10 पे। तो इस तरह से ये मिलेगा पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट जो था यहाँ पे उठ के यहाँ पहुंच गया इस जगह। तो इस तरह से यहाँ पे पहले एक स्मूथ कर्व था। ठीक है, एक स्मूथ कर्व था, अब यहाँ पे इसमें जगह जगह सींग उग गए है। ठीक है, सींग उग गए, जो गाय के सर पे सींग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे सींग यहाँ पे उग गए इस तरह से। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, किसको शो कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम को शो कर रहे हैं। और ये ग्राफ को शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और ये शो कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो क्या बच्चों, कंप्लीट ग्राफ क्या शो कर रहा है, कलेक्शन ऑफ कंप्लीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब कंप्लीट स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए, इसमें ये लैम्डा मीन, ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, और मान लो यहाँ पे इस डिस्टेंस को बोल दूं मैं, ये डिस्टेंस x है, मान लो ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y। अब समझना बच्चों, ये लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है, जो किस पे डिपेंड करेंगी, जो डिपेंड करेंगे एटम पे, क्योंकि आपको बताया मैंने कहाँ से कहाँ पे जंपिंग हुई है, उसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी होती है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 होती हैं। तो बच्चों हर अलग अलग एटम में एनर्जी लेवल्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, एनर्जी लेवल्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसका डिफरेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 किस पे डिपेंड करेंगे, जेड पर, जेड पे डिपेंड करेंगे। बट इस लैम्डा मिन की वैल्यू, यहाँ जो आपको लैम्डा मिन दिख रहा है बच्चों, ये लैम्डा मिन जो है, ये लैम्डा मिन केवल किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा मिन तो वोल्टेज पर। अभी थोड़े पहले आपसे कहा था। अब आपसे कहा जाए कि बच्चों अगर यहाँ पे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करने पर यहाँ बच्चों इसमें ये जो लैम्डा मिन है, ये तो क्या होगा, डिक्रीज। लैम्डा मिन तो डिक्रीज होगा, थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने। बट बच्चों लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 अनचेंज रहेंगे। ठीक है, अनचेंज, क्योंकि ये तो किस पे डिपेंड करते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ओनली जेड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली डिपेंड ऑन जेड, ये तो जेड पे डिपेंड करते हैं, ओनली डिपेंड ऑन जेड। ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम देखें दस एक्स विल इंक्रीज, मतलब जो डिस्टेंस x है, क्योंकि लैम्डा मैन वाला पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ हो गया, यहाँ आ गया इस जगह, यहाँ पहुंच जाएगा, तो डिस्टेंस x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट y क्या होगा बच्चों, y यहाँ पे अनचेंज होगा, डिस्टेंस y अनचेंज, y की वैल्यू यहाँ पे अनचेंज रहेगी। क्यों अनचेंज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 फिक्स हैं, ओनली लैम्डा मिन को थोड़ा हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करने पे लैम्डा मिन कम हो गया था, तो x तो इंक्रीज होगा, बट y क्या रहेगा, अनचेंज। ठीक है, अच्छी अपन देखी। अब बेटा यहाँ पे इसमें देखो फिर उसका पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा ऑफ एक्सरे फोटोन इन दिस स्पेक्ट्रम, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, देखो के एल एम एन ओ ये डिफरेंट डिफरेंट आपको
एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। के को बोल रहे हैं n इज इक्वल टू 1 को, फिर n इज इक्वल टू को l बोलते हैं, n इज इक्वल टू 3 को m, n इज इक्वल टू 4 n, इस टाइप से। जंपिंग बच्चों अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में हुई है, मतलब n इज इक्वल टू 1 में, मतलब k लाइन पे हुई है, तो उसे बोलेंगे k सीरीज। जस्ट ऊपर से जंपिंग हुई है, मतलब सेकंड से 1 में, उसे बोलते हैं k अल्फा। फिर अगर एक छोड़ के ऊपर से हुई है, मतलब थर्ड से फर्स्ट में जंपिंग हुई है, उसे बोलेंगे k बीटा। फिर ऐसे k गामा, ठीक है, फिर k फाई। ऐसे बच्चों l के लिए अपन देखें, l के लिए अगर जंपिंग सेकंड ऑर्बिट में हुई है उसे बोलते हैं l सीरीज। जस्ट ऊपर से हुई है, मतलब थर्ड से सेकंड में जंपिंग हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे l अल्फा। एक छोड़ के ऊपर से हो रही है, मतलब फोर्थ से सेकंड में जंपिंग हो रही है, तो l बीटा। इसी प्रकार से अपन ये l सीरीज के एलिमेंट्स को अपन समझ सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ l सीरीज एंड m k सीरीज हो गए, m सीरीज हो गए, ऐसे अपन समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई भी जो वेवलेंथ इमिट हुई है, एनर्जी इमिट हुई है, उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे जैसे ई के अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे ई के अल्फा, तो के अल्फा केस में जो फोटोन इमिट हो रहा है के अल्फा, तो जंपिंग कहाँ से कहाँ पे हुई है बेटो, सेकंड से फर्स्ट में, तो उसे क्या बोलेंगे, एल से के में जंपिंग हो रही है, तो ई एल माइनस ई के करना है। जंपिंग कहाँ से हुई है, सेकंड से फर्स्ट में, मतलब एल से लेकर जंपिंग हो रही है के में, तो इसलिए ई एल माइनस ई के करेंगे, तो ये किसको शो करेगा, ई के अल्फा को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी को हम लिखते हैं फिर एच सी अपॉन लेमडा के अल्फा, ठीक है, या इसको लिखते हैं बच्चों एच न्यू के अल्फा लिखते हैं, जो कितना आ रहा है, ई एल माइनस ई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अगर लेमडा आपको फाइंड करना है, लेमडा के अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 का 4 करिए, 12400 अपॉन में ई के अल्फा, या कहते हैं 12400 अपॉन में ई एल माइनस ई के, ठीक है। इसके इक्वल हम करके सॉल्व करते हैं लेमडा के अल्फा की वैल्यू, ठीक है। वही चीज़ समझाई गई है इसमें। और यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे, ये बच्चों किस में रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये वैल्यूज रखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डायरेक्ट ये आंसर किस में आएगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में। वेवलेंथ मिलेगी आपको, एंगस्ट्रॉम फॉर्म में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर फिर कंपेयर कर रखा है, सेकंड से फर्स्ट में जंपिंग, थर्ड से सेकंड में जंपिंग, फोर्थ से थर्ड में जंपिंग। अब बेटा देखो यहाँ पे जंपिंग एरो है, आपको मैंने बोर मॉडल के अंदर समझाया था, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इट इज प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ जंपिंग एरो, ठीक है। मीन्स जितना ज़्यादा एरो की लेंथ होगी एनर्जी उतनी हाई होगी, एनर्जी उतनी हाई होगी तो वेवलेंथ उतनी स्मॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 से 1 में जंपिंग, 3 से 2 में जंपिंग, 4 से 3 में जंपिंग। यह ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ बच्चों जो जंपिंग हो रही है, हम जानते हैं जो एनर्जी लेवल्स होते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ऊपर जाने पे गैप कम होते आते हैं, गैप कम होते आते हैं, ये 1 2 3 4 है ये। तो बेटा देखो हम बात करें एक तो 2 से 1 में जंपिंग की, 2 से 1 में जंपिंग ये, 3 से 2 में जंपिंग ये, 4 से 3 में जंपिंग ये। तो देखिए इस केस में यहाँ पे एनर्जी सबसे हाई होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो ग्रेटेस्ट है, एनर्जी ऑफ फोटोन हाईएस्ट होगी, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होगी, मिनिमम इस केस में, ठीक है। तो वही चीज़ समझाई गई इसके अंदर। अच्छा देखो यहाँ पे ये के एल एम एन ये ऑर्बिट्स के नाम अपन रखे हैं, तो यहाँ पे ये जंपिंग कहाँ से हो रही है बेटा, ये वाली जंपिंग ये एल से के में जंपिंग हुई है, तो यहाँ से जो फोटोन इमिट हो रहा है, इस फोटोन को अपन लेमडा का क्या नाम देंगे, लेमडा के अल्फा। जंपिंग कहाँ हुई है, के में, के अल्फा बोलेंगे, ठीक है। जस्ट ऊपर से हो रही है इसलिए अल्फा, अल्फा मतलब जस्ट ऊपर से। यहाँ से फोटोन इमिट हुआ है, इसे फोटोन क्या बोलेंगे बेटा, ये जंपिंग का हुई है एल में, तो बोलेंगे लेमडा एल अल्फा, क्योंकि ठीक ऊपर जंपिंग हो रही है, लेमडा एल अल्फा। ये हो जाएगा यहाँ से, इस केस में फोटोन इमिट हुआ है यहाँ पे, इस फोटोन को बोलेंगे कि जंपिंग किस में हो रही है, एम के अंदर, तो एम अल्फा, ठीक है। के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा, इस तरह से अपन ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होगी बिकॉज ये एनर्जी सबसे ग्रेटेस्ट है, और ये एनर्जी सबसे स्मॉलेस्ट है इसलिए वेवलेंथ सबसे ग्रेटेस्ट होगी, ओके। अब बेटा यहाँ पे इसके अंदर इसमें रिलेशन समझा रखा है, एग्जाम्पल 77 के ठीक ऊपर देखिए, यहाँ पे ई के बीटा, ई के अल्फा, ई एल अल्फा में, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एरो है, ठीक है, ये एनर्जी की प्रोपोर्शनल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जो के बीटा वाला आपको एरो दिख रहा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एल अल्फा प्लस के अल्फा के इक्वल, एल अल्फा प्लस के अल्फा एरो के इक्वल आपको दिख रही है इस डायग्राम में, एग्जाम्पल नंबर 77 के जस्ट ऊपर जो डायग्राम है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे इनको सम कर देंगे, तो ई के बीटा इज इक्वल टू
ई के अल्फा प्लस ई एल अल्फा है, ठीक है। फिर इसको अपन ने एच सी अपॉन लेमडा रख दिया, तो एच सी से एच सी कट जाएगा, तो ये 1 अपॉन लेमडा के बीटा इजक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा के अल्फा प्लस 1 अपॉन लेमडा एल अल्फा, इसकी इक्वल हो जाएगी। या ई को अगर अपन एच न्यू रखें तो एच से एच कट जाएगा, तो न्यू का रिलेशन आ जाएगा न्यू के बीटा इजक्वल टू न्यू के अल्फा प्लस न्यू एल अल्फा, ठीक है। ऐसे अपन समझ सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के बारे में। बिल्कुल वैसा ही जो एच एटम में पढ़ते हैं वैसा ही यहाँ पे कुछ चल रहा है, बस एच एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक ही होता है। यहाँ पे हाई एक तरह लार्ज एटम है, बस इसका जेड वेरी हाई है, तो मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 77 में कह रहा है फाइंड विच इज के अल्फा एंड के बीटा। के अल्फा एंड के बीटा बच्चों, तो डायग्राम में देखिए एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2 दिखा रखा है, तो आपको पता है डायग्राम में दिख रहा है कौन सी वेवलेंथ छोटी दिख रही है, लैम्डा 1। अब यहां से हम सोचें, एक तो उसने बोला के अल्फा और एक के बीटा है, के अल्फा और एक के बीटा, के अल्फा में जंपिंग कहाँ होती है 2 से 1 में, बीटा में जंपिंग होती है 3 से 1 में, 3 से 1 में। तो यहाँ पे 2 से 1 में जो जंपिंग हो रही है इसकी लेंथ ऑफ एरो स्मॉल है, मतलब एनर्जी स्मॉल है, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, लार्ज। वेवलेंथ लार्ज होगी किसमें, के अल्फा में, मतलब 2 से 1 में जंपिंग जो है के अल्फा में यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो स्मॉल है, के बीटा मतलब 3 से 1 में जंपिंग का एरो थोड़ा लार्ज है, तो जहाँ पे एरो स्मॉल है मतलब के अल्फा, वहाँ पे वेवलेंथ लार्ज होगी, एरो स्मॉल वेवलेंथ लार्ज। तो यहाँ पे दोनों में से लार्ज वेवलेंथ कौन सी है, लैम्डा 2 वाली, तो लैम्डा 2 किसको शो कर रहा है, के अल्फा को, बस इतना सोचना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल में 78 में एक के अल्फा और एक एल अल्फा है, के अल्फा और एक एल अल्फा है, तो इसमें पूछता है कि कौन सा के अल्फा है कौन सा एल अल्फा है। अब जो के अल्फा में जंपिंग होती है 2 से 1 में, जैसे रहा के अल्फा में जंपिंग 2 से 1 में हो रही है, एल अल्फा में जंपिंग कहाँ है 3 से 2 में, तो यहाँ पे ये वाला एरो लार्ज है, ये वाला एरो हम इन दोनों एरो कंपेयर करें तो ये वाला एरो लार्ज है, तो इसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी। तो दोनों में से कौन सी वेवलेंथ स्मॉल है, लैम्डा 1 वाली, तो लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ किसको शो कर रही है, के अल्फा को, और ये लैम्डा 2 वाली वेवलेंथ एल अल्फा को शो कर रही है। बात पहले पड़ी, तो ऐसे अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। टिपिकल कुछ भी ध्यान समझिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको बेटा, कुछ भी टिपिकल नहीं है, तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मॉजले लो। मॉजले लो क्या है बेटा, इसने ये जो डिफरेंट यहाँ से वेवलेंथ इमिट हुई, लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के एल अल्फा, एम अल्फा या के बीटा, के गामा, इन सभी वेवलेंथ की वैल्यू जेड पे एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे, मतलब कहाँ से कहाँ पे जंपिंग हुई है, n1 n2 पे किस तरह से डिपेंडेंसी है, उसी को बोलते हैं मॉजले लो, ठीक है। मतलब मॉजले साइंटिस्ट ने क्या बताया, जो वेवलेंथ यहाँ पे इमिट हुई है, जो कहते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इमिट हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ इमिट हुई है तो फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी उसकी, तो इमिटेड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है उसका जेड के साथ क्या रिलेशन है, या कहते हैं n1 n2 के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके साथ इसने रिलेशन बताया था, उसे बोलते हैं मॉजले लो। तो यहाँ पे रिलेशन क्या था, देखो रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये रिलेशन बताया था मॉजले साइंटिस्ट ने। न्यू क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, और जेड एटॉमिक नंबर है, ए एंड बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ए को तो हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये तो क्या बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है ए की वैल्यू होती है यहाँ पे ए इज इक्वल टू, ये होता है बेटा यहाँ पे रूट ऑफ आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये ए है जो क्या शो करता है बच्चों, ट्रांजिशन को, हाइट ऑफ ट्रांजिशन को शो करता है, मिस जितनी हाई जितना लॉन्ग ट्रांजिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जितना लॉन्ग ट्रांजिशन है, मतलब डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, मतलब जितना लॉन्ग ट्रांजिशन है ए की वैल्यू उतनी हाई होगी, मतलब जितना लंबा एरो है, ये इन तीनों को कंपेयर करें, सबसे लंबा एरो कौन सा है वाला, मतलब जितना लॉन्ग एरो होगा ए उसके लिए उतना लार्ज होगा, ये मतलब इसका लॉन्गेस्ट एरो के लिए ए हाई होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे बी, इस बी को अपन क्या बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। इस बी को अपन बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट। तो जो इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि जंपिंग कहाँ पे हो रही है, जंपिंग मतलब सीरीज कौन सी बन रही है उसमें डिपेंड करती है, मतलब के में जंपिंग हुई है तो उसके लिए बी 1 होगा, ठीक है। एल में जंपिंग हुई है तो उसके लिए बी 7.4 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट जंपिंग हो किस ऑर्बिट में रही है उसके अकॉर्डिंग बी वेरी करता है, ठीक है। तो जनरली अपन के की बात करते हैं फॉर के सीरीज,
के सीरीज मतलब के में अगर जंपिंग हुई है तो बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। एल के लिए 7.4 होता है, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते मेडिकल में। जनरली क्वेश्चन जो आएगा के सीरीज के आएगा तो बी इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने कहाँ से लिख दिया ए क्यू, यहाँ पे इसी में आगे दे रखी है, मॉर्स लॉ में आगे आप पढ़ोगे तो 2-3 पैराग्राफ मतलब एग्जाम्पल नंबर 79 जो है उसके बाद में आप देखिए, एग्जाम्पल 79 के बाद में यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ए क्यू रूट आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ ए है। ठीक है, तो चो ये मॉर्स लॉ समझाया था। अब यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी है रूट न्यू की जेड के साथ, जो डिपेंडेंसी है इसका ग्राफ अगर अपन बनाएं तो रूट न्यू का जेड के साथ जो ग्राफ आता है, देखिए रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ हमें कुछ इस तरह से ऑप्टेन हो रहा है, रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ, रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ जो हमें मिलता है बच्चों कुछ इस तरह मिलता है, रूट न्यू का जेड के साथ ग्राफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखो रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ग्राफ मतलब कुछ इस तरह ग्राफ मिलता है, ये इस तरह से, ये एंगल थीटा। ठीक है, इस तरह ग्राफ मिल रहा होता है रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ। ठीक है, रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ ये अपन दिखा दिया। अब यहाँ पे इसमें न्यू वर्सेस जेड ग्राफ पूछे तो न्यू वर्सेस जेड को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे उधर राइट साइड में स्क्वायर आ जाएगा, ग्राफ बनेगा पैराबोला। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इस तरह से, रूट न्यू वर्स मतलब न्यू वर्सेस जेड ग्राफ अपन देखें तो न्यू वर्सेस जेड ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में होता है, और रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ के साथ होता स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये बन रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 79, एग्जाम्पल नंबर 79 के बारे में अपन देखें। एग्जाम्पल नंबर 79 का ग्राफ देखिए, यहाँ पे रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ हमें गिवन है, रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ। हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 79 की, एग्जाम्पल नंबर 79 में रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ है, इस तरह ग्राफ दे रखे हैं, एक ये ग्राफ है और एक ही ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें थीटा बताया था आपको मैंने, थीटा यहाँ पे थीटा आप देखिए, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए जेड माइनस ए बनेगा, ए जेड माइनस ए बी। तो हम देखते हैं ये बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में बन रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो m है, m मतलब x का मल्टीप्लाई, यहाँ पे z का मल्टीप्लाई कौन है, a है ये। तो ये स्लोप को शो कर रहा है कौन, m, m यहाँ पे किसके इक्वल है, a के। तो जितना हायर ट्रांजिशन होगा m भी उतना लार्ज होगा। ठीक है, मतलब जितना हायर ट्रांजिशन है a उतना लार्ज है, a उतना लार्ज है, m भी उतना लार्ज होगा, m लार्ज होगा तो थीटा भी लार्ज होगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m एंड इज इक्वल टू a। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चे, यहाँ पे a, स्लोप a के बाद शो कर रहा है, और जितना लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है, ठीक है, यहाँ पे एंगल भी उतना लार्ज होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो एंगल दिखा रखे हैं, एक θ1 जो कि θ2 से ग्रेटर है और एक θ2। तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा के अल्फा है कौन सा के बीटा है। अच्छा, दोनों में से बताओ कौन सा ट्रांजिशन जहाँ लॉन्गेस्ट होता है, के बीटा। ओके, के बीटा वाला ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे हम देखें दोनों में से जो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है उसके लिए एंगल भी लार्ज होगा। तो एंगल लार्ज कौन सा, ये वाला, ये एंगल लार्ज है, ये किसको शो करेगा, के बीटा को, क्योंकि एंगल लार्ज है इसका मतलब स्मॉल ए लार्ज है। स्मॉल ए लार्ज किसका होता है, मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन किसका होता है, के बीटा का। ठीक है, तो सेकंड वाला या फर्स्ट वाला ग्राफ के बीटा को शो करा और ये के अल्फा को, ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन ऑफ मोर्स ले लो। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछाते हैं। कंप्लीट इक्वेशन ये तो अभी अपन ने शॉर्ट में लिखी इक्वेशन की, इस तरह से थी शॉर्ट में इक्वेशन, शॉर्ट इक्वेशन इस तरह से। इसी को अगर अपन कंप्लीट इक्वेशन देखें, मोर्स लॉ में जो कंप्लीट इक्वेशन बन रही होती है किस तरह से होती है, देखिए कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, इसी पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, जो इक्वेशन है देखिए यहाँ होती है न्यू इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये 1 क्यों लिख दिया बच्चों मैंने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, के सीरीज की, क्योंकि के सीरीज के लिए b इक्वल टू 1 होता है। न्यूमेरिकल्स अपने किस मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं किसमें, केवल के सीरीज के आते हैं, इसलिए b इक्वल टू 1 को ही सोचना है अपन को। ठीक है, ये तो न्यू का रिलेशन होता है, और यहाँ से अगर अपन लेमडा फाइंड करें, ठीक है, न्यू अपॉन सी क्या होता है, लेमडा, इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे बच्चों 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा न्यू अपॉन सी। ठीक है, न्यू अपॉन सी, और यहाँ से न्यू अपॉन सी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर जेड माइनस 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बेटा देखिए ये रिलेशन बिल्कुल किससे मिलता जुलता है, एच एटम में जो अपन ने पढ़ा था ना, एच एटम में अपन लिखा, देखिए एच एटम में अपन लिखा था यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू
एच एटम के लिए एच लाइक एटम के दें, एच लाइक एटम, एच लाइक एटम में अपन ने लिखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर 1/λ इक्वल टू आया था आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखिए इससे मिलता जुलता रिलेशन है, यहाँ पे आया था जेड जबकि यहाँ क्या आ रहा है z-1, बस इतना सा रिलेशन है। क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में होता क्या है, अपन जानते हैं टारगेट एटम पे हमने कूलिज ट्यूब में देखा था, कूलिज ट्यूब में कैथोड बीम आई थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे कैथोड रेज आई थी, यहाँ पे टकरा के इसने टारगेट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो इफेक्टिव एटम है वो एक तरह से z-1 टाइप के एटम की तरह बिहेव करने लगता है। z-1 होनी क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन निकलने से कोई जेड पे थोड़ा ना फर्क पड़ता है, जेड पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफेक्टिवली इसका जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर z-1 एटम की तरह ऑप्टेन होने लगता है हमें, इसलिए यहाँ पे जेड की जगह क्या आ गया, z-1 आ गया और कुछ भी नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। अब बेटा इस पे देखो, इस पे न्यूमेरिकल अपन देखें, यहाँ पे आर अपन जानते हैं कितना होता है, 1/912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, ठीक है। क्या बेटा 912 एंगस्ट्रॉम, जो आर है यहाँ पे आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ जो आर इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू 1/912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वही वैल्यू यहाँ पे भी है, इसमें भी ये 1/912 एंगस्ट्रॉम को शो कर रहा है आर। अब बेटा इस पे क्वेश्चन देखिए 80, 81 एंड 83 सारे एग्जाम्पल देखते हैं, सारे सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट लैम्डा के अल्फा फ्रॉम मॉलिबिडनम टारगेट, ठीक है, के अल्फा निकालना है, के अल्फा। अच्छा के अल्फा में जंपिंग कहाँ होती है बेटा, 2 से 1 में, तो n1 तो 1 है, n2 यहाँ पे 2 है, ठीक है, और हमें यहाँ पे z बता दिया है 42, तो बस ये लगा दो फॉर्मूला, ये फॉर्म लगा देंगे 1/λ इक्वल टू आर z-1 स्क्वायर, ये आर को रख देंगे 1/912, z हमें 42 दे रखा है, n1 यहाँ पे 1 है, n2 यहाँ पे 2 है, बस सॉल्व करके निकाल लो, इससे आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 81 में, एग्जाम्पल 81 क्या है, फाइंड आउट लैम्डा के अल्फा फ्रॉम कॉपर टू मॉलिबिडनम टारगेट, रेशो निकालना है, रेशो ऑफ। अब जो रेशो निकालना है किसका, लैम्डा के अल्फा का, मतलब यहाँ पे n1 n2 तो फिक्स कर दिए, n1 n2 फिक्स कर दिए, केवल क्या चीज चेंज कर रहे हैं अपन, टारगेट को। एक बार टारगेट कॉपर है और एक बार कौन है यहाँ पे, मॉलिबिडनम, मतलब यहाँ पे हमें जेड के साथ डिपेंडेंसी चेक करनी है, तो इसमें 1/λ प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, z-1 स्क्वायर, क्योंकि ट्रांजिशन तो हमने फिक्स कर दिया है, के अल्फा बोल दिया है, चाहे कॉपर हो चाहे मॉलिबिडनम, दोनों के लिए हमने के अल्फा यूज कर रहे हैं, मतलब n1 n2 फिक्स है, तो यहाँ पे 1/λ प्रोपोर्शनल टू z-1 स्क्वायर लेते हुए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 82, अब इसमें मॉलिबिडनम से इमिटेड के अल्फा गिवन है, के बीटा आपसे पूछ रहा है। अब क्या बच्चों इस क्वेश्चन में मॉलिबिडनम फिक्स कर दिया है, मतलब जेड को फिक्स कर दिया है, ट्रांजिशन अलग अलग हो गए, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या है के अल्फा, मतलब ट्रांजिशन 2 से 1 में बोला गया है, और एक बार बोला गया के बीटा, मतलब 3 से 1 में बोला गया है, तो यहाँ पे 1/λ प्रोपोर्शनल टू क्या लगाना है, ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। एक बार तो यहाँ पे हम 1 and 2 रख देंगे और एक बार 1 and 3 रख देंगे, n1 n2 की वैल्यूज, बस उससे रेशो निकाल लो, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल 83, इसमें क्या है कॉपर, कोबाल्ट, मॉलिबिडनम, इनकी बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है 10, 7, 20, मतलब इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहर निकालना है आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं बेटा, बिल्कुल ही बाहर निकालने के लिए, मतलब कमिंग इलेक्ट्रॉन आए टकरा के उनको बिल्कुल बाहर निकाल रहा है, बिल्कुल बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये दे रखी है 10, 7 and 20। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन Ke15 स्ट्राइक्स विद ईच टाइप ऑफ टारगेट फ्रॉम विच एक्सरे के सीरीज विल ऑब्टेन। अब बेटा के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कितनी रखी है, 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कैपेबल है, यहाँ पे कॉपर एंड कोबाल्ट के। मॉलिबिडनम के लिए तो कितनी है 20.2 है, तो उसको तो बाहर निकालने में कैपेबल ही नहीं है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन केवल किसके के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगा, केवल किसके बच्चों, 10 और 7 वाले को, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 15 है, तो 15 से लेस अगर एनर्जी है, ठीक है, किसी ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 15 से लेस है तभी बाहर निकल पाएगा वो, ठीक है। तो आराम से आंसर आ जाएगा कोबाल्ट एंड कॉपर, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। मॉलिबिडनम का इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्लियर, ये चीज अपन देख ली। और तो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये जो तीनों चारों क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इसके एक से टिपिकल को एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है इसका, ये मान चलो, ठीक है। और तो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, अब तो जब भी कोई एक्सरे किसी बॉडी में एंटर करती है,
ठीक है, एंटर करती है तो जिससे अंदर जाती आती है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, अंदर जाने पे इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। तो इंटेंसिटी बच्चों यहाँ जो डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। वैसे मेडिकल में नहीं पूछते बच्चों ये चीज़ें, फिर भी हल्का सा मैं आपको हिंट दे दूँ, फॉर्मूला क्या है, कुछ इस तरह से होता है। देखिए आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। मतलब इस तरह से यहाँ पे इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। मतलब ये एक्स क्या बच्चों, डेप्थ, जितनी डेप्थ मान लो आफ्टर डिस्टेंस एक्स, आई नोट तो क्या है इंटेंसिटी बिफोर इंटेंसिटी, मतलब ये डेप्थ एक्स से मटेरियल में, ठीक है, कोई मटेरियल है ये, डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे इसमें एक्सरे एंटर करी, ठीक है, इस एक्सरे की इंटेंसिटी बच्चों यहाँ पे आई नोट है। फिर यहाँ से आफ्टर डिस्टेंस एक्स जो इंटेंसिटी बची आई इज इक्वल टू, ये से निकाल लेंगे एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे, या आफ्टर डिस्टेंस एक्स, और म्यू यहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है म्यू। तो ये रिलेशन होता है, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स इंटू एक्स को शो कर रहा है। ठीक है, इसको कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं पूछते एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे अगर इंटेंसिटी यहाँ पे हाफ हो गई है तो इस एक्स को बोलते हैं हाफ थिकनेस। मतलब ये आई नॉट, यहाँ पे इंटेंसिटी रह गई आई नॉट बाई टू, आई इज आई नॉट बाई टू, देन डिस्टेंस एक्स इज कॉल्ड हाफ थिकनेस। ठीक है, ये यहाँ पे आई को आई नॉट बाई टू पुट करके हाफ थिकनेस फाइंड कर लेते हैं, जो कि एक्स इक्वल टू लॉग टू बाई म्यू आता है। ठीक है, ये भी कोई खास काम की बात नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल 84 देख लो, ठीक है, जो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे में, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बच्चों, ये बिल्कुल डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो अपने ब्रैग इक्वेशन की थी ना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ब्रैग इक्वेशन, वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। वही फॉर्म होता है 2d साइन फाई इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, ये चीज़ बता रखी है। ठीक है, ये भी खैर वही एज इट इज़, कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट वही जो अपने डिफ्रैक्शन पढ़ा था आप उससे सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बच्चों यूजेज ऑफ एक्सरे, यूजेज ऑफ एक्सरे थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, सर्जरी में होता है यूज़ का, रेडियोथेरेपी में, इंडस्ट्री में, साइंटिस्ट रिसर्च में, ये तो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, ये तो जस्ट आपको रीड करना ही है। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने यहाँ पे ये एक्सरे के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़े पढ़ी, क्लियर। तो इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज दे रखी है, इनको आप क्वेश्चन निकाल लो। जहाँ टिपिकल वैसे अपने एनसीईआरटी में एक्सरे टॉपिक तो एक्सप्लेन कर ही नहीं रखा, लेकिन आप पीछे देखोगे ना जो एक दो क्वेश्चन एक्सरे के दे रखे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एक्सरे के, लिए छोटी बड़ी थ्योरी हम पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया मैंने। और यहाँ जो अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल समझे ना, ये एग्जाम्पल 80, 81, 82, 83, ठीक है, और से पहले यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब जो तो अपने सॉल्व एग्जाम्पल देखे, बस हल्का हल्का इनको समझ लो, इससे बाहर एक्सरे में पूछेगा ही नहीं आपसे, मान चलो। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये सॉल्व एग्जाम्पल को ढंग से समझ लोगे ना, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस ज़्यादा थोड़ा डाटा चेंज कर देगा हल्का सा, बस उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही हमें एक्सरे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो ये तो अपने पढ़ा एक्सरे के बारे में। अब यहाँ पे इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो चलो न्यूक्लियर फिजिक्स में समझा दूँ, थोड़ा 5-10 मिनट पढ़ लेते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स, अभी तक तो अपन जो पढ़ रहे थे बच्चों एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर रहे थे, केवल बाहर की न्यूक्लियस में, मतलब एटम में न्यूक्लियस के बाहर जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं केवल उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, मतलब न्यूक्लियस से जो रिलेटेड डाटा है अब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखेंगे। अभी तक तो अपन न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब अभी तक तो हम एटम के बारे में बात कर रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहले तो यहाँ पे टेबल बता रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, इसमें डिस्कवर किया था चैडविक ने, उसको गोल्डस्टीन ने, चार्ज न्यूट्रल है प्लस ई है, मास शो कर रखे हैं, पेनिट्रेशन पावर न्यूट्रॉन की हाई होती है, ठीक है, प्रोटॉन्स की लो होती है, कंपोजिशन ऑफ क्वार्क, थोड़ा सा ध्यान है क्वार्क के बारे में। बच्चों यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के दोनों क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, दोनों के दोनों क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। क्वार्क पार्टिकल्स कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं बच्चों, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक है, कई टाइप के क्वार्क पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ बच्चों उसमें देखिए जो इसमें न्यूट्रॉन की बात करें, इसमें 1 तो अप क्वार्क पार्टिकल होता है एंड 2 होते हैं डाउन, 1 अप होता है एंड 2 डाउन होते हैं, जबकि प्रोटॉन में 2 अप होते हैं और एक डाउन टाइप का क्वार्क पार्टिकल होता है। ठीक है, ये इनका कंपोजिशन है, ये हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वार्क पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन समझा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में ये। उसके बाद तो बच्चों फिर आप पे
अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। मतलब बच्चों जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो एग्जिस्टेंस है बच्चों, ये केवल एक तरह से न्यूक्लियस के अंदर ही है। न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूट्रॉन है वो एक अनस्टेबल टाइप का पार्टिकल है, अनस्टेबल है, मतलब ज़्यादा देर तक वो स्टेबल रह ही नहीं पाता। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। प्रोटॉन तो एक स्टेबल पार्टिकल, बट जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल है न्यूक्लियस के बाहर। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर तक तो न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी शो कर रहा होता है, बट न्यूक्लियस के बाहर ये एक अनस्टेबल पार्टिकल होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन की फॉर्म में थोड़ी देर बाद। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो हाफ लाइफ है ये होती है 12 मिनट। मतलब आपने जैसे मान लो 100 न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के बाहर रखा, तो आफ्टर 12 मिनट आधे जो न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब 100 में से 50 न्यूट्रॉन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन में। मतलब इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 12 मिनट है। आफ्टर 12 मिनट 100 में से 50 न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 मिनट के बाद 50 का आधा कितना होता है, 25, मीन्स 25 जो न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे आगे फर्दर चलता रहता है। ठीक है, अब जनाब इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन बता रखे हैं, एक तो स्लो न्यूट्रॉन्स और एक फास्ट न्यूट्रॉन। बोथ आर फुली कैपेबल ऑफ पेनेट्रेटिंग न्यूक्लियस कॉजिंग आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। मतलब आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन मतलब कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई न्यूक्लियस है, जो मान लो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम, उस पर अगर अपन ये मान लो यूरेनियम न्यूक्लियस है बड़ा सा, इसमें न्यूट्रॉन की टक्कर करेंगे तो टूट जाएगा आगे पार्ट्स में। तो किसी भी न्यूक्लियस को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है या 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन करना है, आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन करना है। तो एक तो होता है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, वो तो आगे पढ़ेंगे। अपने आप ही अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, न्यूक्लियस छोटा होते आता है, वो तो होता है बच्चों नेचुरल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन क्या है, अगर किसी न्यूक्लियस पे हम किसी पार्टिकल की टक्कर करके उसको ब्रेक कर रहे हैं 2 या 3 पार्ट्स में, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो किसी भी न्यूक्लियस का आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन दोनों की अपन हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू स्लो न्यूट्रॉन कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स। मतलब जो थोड़े स्लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है। ठीक है, और इनकी जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है, थर्मल न्यूट्रॉन्स मतलब बच्चों वो न्यूट्रॉन जिनको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं किसकी हेल्प से, थर्मल की हेल्प से, हीट की हेल्प से। क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज होता नहीं है, इसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इस पर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, Q इंटू वी। बट न्यूट्रॉन को फिर हम कैसे एनर्जी प्रोवाइड करें, न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है हीट की हेल्प से। ठीक है, उसे बोलते हैं हम थर्मल न्यूट्रॉन। तो इसकी एनर्जी लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सिंपल ही फालतू की बेसिक नॉलेज है, ज़्यादा काम की नहीं है। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे अपन X Z A इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस को। यहाँ पे X तो क्या है, सिंबल ऑफ एटम, मतलब आपसे क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस को, ZXA से, इस टाइप से, या कभी कभी दोनों को एक तरफ लिखते हैं इस तरह से, ये लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस समझना बच्चों आपको। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस शो कर रहा है, यहाँ पे X तो सिंबल है, Z यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, ये बच्चों शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, एटॉमिक नंबर ये सबको पता है आपको, एटॉमिक नंबर है। और एक इसको शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं किसी न्यूक्लियस में, इसको शो कर रहा है। एंड ए क्या बच्चों यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर है, मास नंबर, ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स NP को, और ये शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, इनको शो कर रहा होता है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है बच्चों, ये ए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को शो कर रहा है, एंड Z यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा है। ठीक है, अब जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर एक्चुअल में है क्या है, जब बच्चों X है, इस X का मान लो बच्चों मास कुछ इस तरह से, इस X का जो मास है सपोज 25.02 AMU, ये सपोज इसका मास है, तो इसका जो मास नंबर होगा कितना हो जाएगा, मास नंबर इज इक्वल टू जाएगा 25। जो नियरेस्ट इंटीजर होता है बच्चों, यहाँ पे मास का जो AMU में मास है उसका जो नियरेस्ट इंटीजर नंबर है उसे हम बोलते हैं मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, मास नंबर A बोलते हैं इसको अपन। क्लियर। अब यहाँ पे ये AMU की वैल्यू पता ही आपको, 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन 612 एटम होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करते हैं एनर्जी। एसोसिएटेड एनर्जी विद 1 AMU मास इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रखो तो नियरली इक्वल टू कर लो, नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू AMU। तो यहाँ पे नियरली इक्वल टू कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे शो कर रखी है। क्या है, चलो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस इसको कल समझाता हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए तब होते, कल अपन स्टार्ट करेंगे इसका बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।